नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे और हमारे क्वेश्चंस जो मुख्यतः अभिलेखों से बनते हैं उसमें हम देखेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं वो अशोक के बृहद शिलालेख से बनते हैं, लघु शिलालेख से बनते हैं, स्तंभ लेख से बनते हैं। तो जो मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं उसे ही हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस यही यहाँ पे बनाया जाता है कि अशोक का प्रथम अभिलेख कौन सा था जिससे कि खोजा गया। पढ़ने के लिए तो ये सारा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस सबसे पहले यही बनता है प्रथम कौन सा अभिलेख था। तो दिल्ली मेरठ का अभिलेख था जो सबसे प्रथम बार खोजा गया था 1750 में पैड्रे टिफेन थेलर के द्वारा। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सबसे प्रथम अभिलेख कौन सा था जिसे पढ़ने में सफलता मिली थी। तो 1837 में आपको ये चीज़ें पता है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को, और वो अभिलेख कौन सा था तो दिल्ली टोपरा का अभिलेख था। अब ये दोनों जो हैं, ये दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ के अभिलेख हैं, ये स्तंभ लेख में शामिल हैं। और ये चीज़ें जो हैं फिरोज शाह तुगलक ने बाद में दिल्ली में इसको लेके आया था। तो ये जो है हम बाद में इसे जब सल्तनत काल पढ़ रहे होंगे तो उसे विस्तार पूर्वक हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें थीं। लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, अशोक के अभिलेख की बात करें तो लगभग 45 अभिलेख मिले हुए हैं। सब मिला दीजिए आप, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, तो 45 लगभग अभिलेख हैं और लगभग 150 जगहों से इसकी प्राप्ति हुई है। तो सारे अभिलेख को हमको नहीं पढ़ना है, जो मुख्य है वही हम पढ़ेंगे। अब अभिलेख के भाषा की बात करें, लिपि की बात करें, तो जो भारत में मिला हुआ है अशोक का अभिलेख, वो उसकी भाषा क्या है तो प्राकृत भाषा है, और लिपि क्या है तो ब्राह्मी लिपि है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे ये बराबर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में कुछ उसके अभिलेख मिले और अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में कुछ अभिलेख मिले, वहाँ पे लिपि और भाषा बदल जाती है। वहाँ पे आपको खरोष्टी भी मिलेगा, अरमाइक लिपि भी मिलेगी, यूनानी लिपि भी मिलेगा। तो वहाँ पे द्विभाषीय द्विलिपीय भी, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में तो वहाँ पे दे दिए जाते हैं कि इस स्थान से जो मिला हुआ, जैसे शेकुना की बात करें हम, तो शेकुना में हमेशा ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये कंधार में है अफगानिस्तान में, द्विभाषीय और द्विलिपीय है। तो मतलब अब वहाँ पे द्विभाषीय और द्विलिपीय, यूनानिक और अरमाइक दोनों का वहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उसमें ये चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। लेकिन जब ऐसे अभिलेख के भाषा की बात करें तो भाषा क्या है, प्राकृत है। और भारत में जो मिली हुई है उसमें लगभग सबकी भाषा प्राकृत ही मिलेगी, और आपको जो उसकी लिपि मिलेगी वो ब्राह्मी लिपि मिलेगी। तो अब ये देखिए, अशोक के जो अभिलेख अशोक ने लिखवाए, इसका जो मूल विषय था वो क्या था तो प्रशासनिक था, और धम्म से संबंधित चीज़ें अपने अभिलेख के द्वारा मतलब जनता के सामने अशोक ने रखा। भारतीय इतिहास में प्रथम ऐसा शासक अशोक हुआ जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता के सामने अपने प्रशासनिक जो उसके मंतव्य थे और धम्म से संबंधित जो विचार थे, वो सारी चीज़ें जो हैं जनता के समक्ष अपने अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने रखा। ये भारतीय इतिहास में प्रथम ऐसा नवीन प्रयोग था और प्रथम ऐसा शासक भी था। तो ये भी क्वेश्चंस बन जाया करते हैं कभी कभी, तो इसे जो है कंसेप्चुअल पार्ट्स में करके बनाए जाते हैं। अब देखिए, अशोक के अभिलेख की जो भाषा और लिपि देख लिया हमने। इसमें देखिए, अशोक के अभिलेख जो हुए, वो जो अभिलेख लिखवाया गया वो लगभग अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष के, उसमें मुख्यतः आपको चीज़ें मिलेंगी, और 21वें साल की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभिलेख जो लिखवाए गए उसके 8वें वर्ष की उसमें बातें लिखी गई हैं, प्रशासनिक उसने क्या परिवर्तन किए वो चीज़ें उसके 8वें वर्ष में वो लिखी गई हैं, और 21वीं वर्ष की बातें उसमें लिखी गई हैं। अब चलिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे बनते हैं कि जेम्स टॉड ने 1822 में गिरनार अभिलेख को खोजा। ये क्वेश्चंस बना हुआ है। तो गिरनार अभिलेख को जेम्स टॉड ने खोजा। उसी तरह फीरर ने 1895 नीलगिरी सागर स्तंभ लेख को खोजा, और 1896 में रुमिनदेई स्तंभ लेख की भी खोज फीरर ने ही की।
ऑर्टेल ने 1905 में सारनाथ स्तंभ की खोज की। तो ये क्वेश्चंस कुछ बने हुए हैं, इसको भी हमने भी इसे यहाँ मेंशन किया है। अब देखिए जो हमने बताया कि अशोक के अभिलेख जो है वो बृहद शिलालेख, उसे दो भाग में बांटा गया है। और बृहद शिलालेख को एक तो मतलब जो शिलालेख है उसे दो भाग में बांटा गया है, एक बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख। तो उसकी उसी तरह स्तंभ लेखों को भी दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख जो है उसे बांटा नहीं गया है, गुहा लेख के रूप में ही है, मतलब गुफा में जो चीज़ें मतलब उससे अभिलेखों से संदर्भित खुदवाई गई हैं वो जो है गुहा लेख के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए अशोक के बृहद शिलालेख की बात करें, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, तो ये 14 विभिन्न लेख हैं, मतलब और 8 जगह से खुदे हुए मतलब मिले हैं। तो ये 8 स्थान से मिले हुए हैं और 8 स्थान पे जो बृहद शिलालेख है उसमें 14 आदेश खुदे हुए हैं। तो 14 जो है वहाँ पे लेख लिखे गए हैं। अब ये चीज़ें देखेंगे, एक अपवाद है इसमें, ये आगे देखेंगे। अब विषय हमने बताया आपको प्रशासनिक और धर्म से संबंधित ये भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं, 8 जगहों को देख लेते हैं। तो मनसेहरा पाकिस्तान में है, ये मनसेहरा डिस्ट्रिक्ट में है। शहबाजगढ़ी तो ये पाकिस्तान पेशावर में है। कालसी देहरादून में है। गिरनार जूनागढ़ में है, मतलब गुजरात। धौली जो है उड़ीसा में है। जौगढ़ भी उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। एर्रीगुड्डी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। और सोपारा महाराष्ट्र के थाने में है। ये 8 जगह हो गए। अब देखिए इसमें जो धौली और जौगढ़ है, धौली और जौगढ़ जो दोनों उड़ीसा में है, उसमें एक अपवाद जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अभिलेख संख्या 11, 12 और 13 है वो यहाँ पे नहीं खुदे हुए हैं। उसके जगह पे 2 पृथक अभिलेख खुदे हुए मिलेंगे आपको धौली और जौगढ़ में। इसे हम पृथक कलिंग प्रज्ञापना के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ कहाँ है, धौली और जौगढ़ के बृहद शिलालेख में ये चीज़ें हैं, जो कि 11, 12 और 13 नहीं वहाँ पे मेंशन करके और उसके जगह पे 2 पृथक अभिलेख वहाँ पे खुदे हुए हैं। अब ये चीज़ें जो है हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसे बस यही आप जाने कि पृथक कलिंग प्रज्ञापना के नाम से इसे हम जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं लिपि और भाषा से, तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा जो है, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी जो दोनों पाकिस्तान में है, इसकी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि शहबाजगढ़ी और मनसेहरा में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तक्षशिला में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। क्या, कहाँ पे, तक्षशिला में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। लघमान में आर्मेयिक लिपि, मतलब तक्षशिला में लघमान में यहाँ आर्मेयिक लिपि का प्रयोग किया गया है। और शेकुना कंधार में द्विभाषीय और द्विलिपीय, ये क्वेश्चंस बराबर पूछा जाता है। ये अफगानिस्तान में है और इसकी मतलब यूनानी और आर्मेयिक लिपि दोनों का प्रयोग किया गया है। शेकुना कंधार मतलब ये अफगानिस्तान से जो मिला हुआ है। तो यही एक ऐसा मतलब अभिलेख है जो कि द्विभाषीय और द्विलिपीय है। और ये क्या है, यूनानी और ये अरमाइक लिपि है, ठीक है, शेकुना से। अब चलिए प्रथम बृहद शिलालेख में क्या है, तो पशु हत्या की निंदा यहाँ की गई है। पशु हत्या को रोकने की बात अशोक करता है और इसमें जो है समारोहों पर प्रतिबंध लगाने की बात इसमें की गई है। तो अब समारोह में पशु हत्या ज़्यादा होती ही थी, क्योंकि अब भोज का आयोजन किया जाता था, तो इससे जो है पशुओं की हत्या उसमें ज़्यादा हो रही थी। तो इसकी निंदा करता है और अशोक कहता है कि हमने अपने जो पाकशाला है, राजकीय पाकशाला, उसमें भी हमने ये प्रतिबंध लगाए हैं। और वहाँ पे क्या है कि प्रत्येक दिन सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण ही वहाँ पे अब मारने की प्रवृत्ति अभी चल रही है। तो ये जो है पशु हत्या पे प्रतिबंध लगाने की बात और समारोह, तो ये बराबर क्वेश्चंस पूछते हैं। और द्वितीय शिलालेख से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें क्या है, तो समाज कल्याण की बात इसमें दी गई है। प्रथम तो ये जानिए, जितने भी कुएँ खुदवाए गए, जो कि चिकित्सालय बनवाए गए, मार्ग निर्माण किए गए, तो ये सारी चीज़ें कल्याणकारी चीज़ें अशोक के द्वारा की गई हैं। इसीलिए तो अशोक महान कहला पाया, चूँकि जनता से सरोकार था, जनता की चीज़ों को ही अशोक मतलब जनता के कल्याण के लिए ही सारी चीज़ें ये कर रहा था। इसीलिए अशोक भारतीय इतिहास में महान हुआ। और इसके महानता के और भी बहुत सारे गुण हैं, जो चीज़ें आगे धीरे धीरे हम देखते चलेंगे। तो
चिकित्सा का निर्माण करवाया, मार्ग निर्माण, कुआं, वृक्षारोपण, प्रथम ऐसा शासक जिसने कि मतलब पर्यावरण के अनुकूल कार्य किए, और ये अशोक ही था। अब देखिए, इसी संपूर्ण साम्राज्य में देवनाम प्रियदर्शी, ये अपने अभिलेखों में, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया है कि देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, ये अपने अभिलेखों में कहता है। तो देवनाम प्रियदर्शी ने चिकित्सा उपलब्ध करवाया, और ये सिर्फ अपने ही साम्राज्य में नहीं, अपने पड़ोसी भी राज्यों में और विदेश, मतलब जो विदेशी राज्य थे उनमें भी ये चिकित्सा का प्रबंध करवाता है। और इसमें सीमावर्ती राज्य जो है उसमें क्या क्या चर्चाएं हैं ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र की चर्चा है। केरल पुत्र मतलब चेर। तो चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, इसकी चर्चा है। ताम्रपर्णी प्रदेश मतलब श्रीलंका की चर्चा है। इसमें एंटियोकस की चर्चा है, जो यवन मतलब राजा था, तो यवन राज की चर्चा है। ये एंटियोकस की मतलब चर्चा है। तो ये चीज़ें जो क्या किस में है, तो ये चीज़ें हमें द्वितीय बृहद शिलालेख में मिलती है। अब तृतीय शिलालेख की बात करें तो यहाँ पे धर्म की शिक्षा दी गई है, मतलब धर्म की शिक्षा से संबंधित यहाँ बातें की गई हैं। और यहाँ पे युक्त, राजुक और प्रादेशिक की चर्चा यहाँ पे मिलती है। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि युक्त, राजुक, प्रादेशिक की चर्चा हमें किस अभिलेख से मिलती है। ये तृतीय बृहद शिलालेख है। और इसमें आप देखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष पे इन लोगों को कहा गया, युक्त, राजुक, प्रादेशिक को, कि आप जो है दौरा करें अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, और जाके वहाँ पे धम्म की शिक्षा दें और धम्म का प्रसार करें। तो ये चीज़ें जो है, धम्म महामात्र जो है अभी इसके बाद में आएगा, लेकिन इन लोगों का भी ये मतलब ये आदेश था, और राजुक को ये मतलब उसको भी ये दिया गया था अधिकार कि वो जाके वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी वो देख सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे माता पिता के सम्मान की बात तृतीय में ही दी गई है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो अशोक जो है एक मतलब गार्जियन की भांति भी और एक आचार्य की भांति भी ये मतलब अपने आप को प्रस्तुत करता है। यही धन संचय की भी बात करता है, तृतीय में ही है। ये जो है कहता है कि समारोह जो विवाह शादी वगैरह हुआ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है। तो ये जो है आदमी को ज़्यादा मतलब समारोह वगैरह आयोजित नहीं किए जाने चाहिए, धन संचय करने की प्रवृत्ति आदमी में होनी चाहिए। तो ये तृतीय में है। अब चतुर्थ में देखें तो धम्म नीति की चर्चा तो है ही इसमें। धम्म नीति के साथ में पशु हत्या को रोकने का दावा करता है अशोक, ये चतुर्थ में है। प्रियदर्शी मतलब यहीं पे कहता है कि प्रियदर्शी मतलब अशोक धम्म के आचरण के द्वारा भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष की नीति संचालित कर, मतलब भेरी घोष की जगह धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया है अपनी नीतियों को, ये धम्म के माध्यम से। ठीक है। पंचम में है कि राज्यारोहण के 13वें वर्ष में जो धम्म महामात्र की नियुक्ति होती है वो कब होती है, राज्यारोहण के 13वें वर्ष में होती है। तो ये 5वें में धम्म महामात्र की चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद षष्ठ में धम्म महामात्र किसी भी समय, जैसे शयन, ये बहुत बारे क्वेश्चंस पूछा गया है कि अगर मैं शयन कक्ष में भी रहूं तो भी आप हमारे पास धम्म महामात्र या कोई भी हमारे अमात्य जो कि मतलब जो हमारे राज्य से के हित में जो भी सूचनाएं हैं वो हमारे सामने लाएं, प्रेषित करें। तो हम कहीं भी किसी भी बिजी भी शेड्यूल में रहें तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। तो ये भी बहुत नवीन विचारधारा थी, उसने राज्य को ही सर्वोपरि रखा। तो ये जो है धम्म महामात्र की नियुक्ति पंचम में। छठे में जो है किसी भी शुभ समय आप सूचना हमारे पास ला सकते हैं। तो ये चीज़ें षष्ठ में है। अब सप्तम में क्या है कि ये धर्म का जो स्वरूप बताता है वो क्या है, तो सहिष्णुता पर आधारित है। ये मतलब सब, भले ही ये बौद्ध धर्म का मानने वाला रहता है लेकिन सभी धर्म को ये प्रश्रय देता है, किसी भी धर्म से दुराव नहीं, किसी भी धर्म से ये मतलब वैरभाव की भावना इसमें नहीं रही है। तो धर्म के रूप में सहिष्णुता की बात करता है ये किसमें, तो ये सप्तम में करता है। अब यहाँ पे अष्टम में देखिएगा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आखेटन के त्याग धम्म यात्रा के नौ में देखिए खर्चीले समारोह की निंदा करता है, धम्म पर बल देता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि नवम में ये स्वर्ग प्राप्ति की बात करता है। मतलब आप अच्छे कार्य करेंगे, धम्म का पालन करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। तो ये एक आचार्य की भूमिका भी यहाँ पे निभा रहा होता है नवम में। अब देखिए दसम की बात करें तो ख्याति, गौरव, निंदा और धम्म की श्रेष्ठता पर बल, ये भी ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या बड़ों की आदर करने का
का भाव जो है ये 11वां में दिया गया है। मित्रों के ऊपर उदारता का भाव रखना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं 11वें में। और फिर ये 12वें में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। 13वां बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हमें कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, 13वां सबको पता भी हैं। तो ये जो है युद्ध विजय से धम्म विजय की नीति में, यही आप देखिएगा 261 में कलिंग का युद्ध करता है जब अशोक, तो उस समय बहुत सारी मतलब युद्ध में लाखों लाख लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बंदी बनाए जाते हैं, हजारों की संख्या में घायल वहाँ पे तो होते हैं। तो यही अशोक जाता है जब युद्ध भूमि में, और ये दृश्य देख के इतना करुणा से भर जाता है कि वहीं पे अपने तलवार का त्याग करके और भेरी घोष की जगह धम्म नीति पे चलने के लिए वहीं पे प्रतिज्ञा करता है। तो वहीं से हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, और उसने फिर मतलब हमेशा अहिंसा को अपना लिया। तो ये चीज़ें जो देखेंगे कि ये कहाँ है, 13वें में है। तो कलिंग विजय की चर्चा है, और ये जो है 600 योजन मतलब क्षेत्र पे विजय की भी चर्चा आपको इसी 13वें में मिलेगी। और शासकों का उल्लेख इसमें है, और ये अशोक के शासनकाल के 9वें वर्ष मतलब 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष का ये मतलब कलिंग विजय कब किया गया, तो अशोक के शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग विजय किया गया। अब इसमें कौन कौन से, तो दक्षिण के जो राज्य हैं जो इसमें शामिल नहीं है, इस साम्राज्य के अंतर्गत, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं है, ये पड़ोसी राज्यों की चर्चा करता है। जो हमारे मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका, तो इसकी चर्चा करता है। ये चीज़ें हम द्वितीय में भी देखे थे, और यहाँ पे जो है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी की चर्चा करता है। और अपने कुछ मतलब पड़ोसी जो विदेशी राज्य हैं उसके भी शासकों की चर्चा करता है, जिसमें कि अंत्योकस की चर्चा करता है जो यवन राजा है। तुलमाया मतलब मिस्र का टोलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस, इसका तुलमाया अपने मतलब लेख में तुलमाया लिखता है, लेकिन ये कौन है, मिस्र का जो राजा था टोलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस ये है। उसी तरह आलिक के सुंदर की चर्चा करता है, ये कौन है, तो ये एपिरस का एलेक्जेंडर है। अंतेकिन की चर्चा करता है, ये मकदुनिया का एंटीगोनस गुनाटस है। और उसके बाद मग की चर्चा करता है, ये सीरिन का मगस है। तो इसकी चर्चा करता है ये। और यवन, फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि और किस किस की चर्चा करता है इसमें, तो यवन की चर्चा करता है, कम्बोजों की चर्चा करता है, नाभ पंक्ति, भोज, पितनिक, आंध्र, आटविक, ये सब जो है ये सब की चर्चा करता है। और ये कहता है कि ये सारे लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये सब चर्चाएँ मतलब 13वें शिलालेख में दी गई हैं, और इससे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। इसी में ये कहता है कि जंगली कुछ जनजातियां हैं जो कि धर्म का पालन नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए भी ये मतलब एक तरह से चेतावनी जारी करता है। ये 13वें में है। उसी तरीके से अब देखिए 14वें में कुछ ज़्यादा नहीं है। अब धौली और जौगढ़ की बात करें तो धौली और जौगढ़ में ये प्रथम बृहद शिलालेख में मतलब धौली जौगढ़ जो हमने बताया कि दो इसने यहाँ पे पृथक, जिसमें कलिंग परिज्ञापना बोला गया था, तो दो पृथक जो अभिलेख खुदवाया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रथम बृहद शिलालेख में जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, तो अपने आप को पिता की भूमिका में रखता है अशोक, और ये कहता है कि हम जो अपने राज्य में जो भी हमारी प्रजा है उसको हम पिता की भांति देखते हैं, मतलब अपने आप को पिता और अपने राज्य के निवासियों को अपने मतलब संतान की भांति देखते हैं, और उसके कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये प्रथम ये बृहद शिलालेख में कहा गया है। और तोसली और संभापा के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे निष्पक्षता के साथ आप न्याय करें, तो ये चीज़ें भी दी गई हैं। द्वितीय शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, ये द्वितीय शिलालेख में कहा गया है। ओवरऑल आप यही जानें कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये कहाँ, तो धौली जौगढ़ से ये चीज़ें मिलती हैं। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लघु शिलालेख की। तो लघु शिलालेख तो ऐसे बहुत जगह से मिले हुए हैं, और लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यही पूछते हैं कि लघु शिलालेख जो है अशोक का, अब ये हम लघु शिलालेख की बात करें तो हाँ, एक मिनट,
अब लघु शिलालेख का क्या है कि उसका विषय देखेंगे तो विषय उसका क्या है, तो अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी आपको उसके लघु शिलालेखों से मिलती है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी अशोक के लघु शिलालेखों से हमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा ये क्वेश्चंस है कि इसमें तो ऐसे बहुत जगह 18 जगह से मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं वो रानी के लघु शिलालेख से बनते हैं। रानी के, एक मिनट, रानी के लघु शिलालेख। अब इसमें जो क्वेश्चन मिलता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है कि स्त्री धम्म महामात्र की चर्चा यहाँ पे मिलती है। जैसे कि हमने देखा था 5वें में धम्म महामात्र, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्त्री धम्म महामात्र की चर्चा हमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार बना है। तो स्त्री धम्म महामात्र की चर्चा मिलती है और इसी में अशोक की एक पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है, जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। और उसके एक पुत्र और जो था वो तीवर, जो चर्चा हमने की थी पहले भी पिछले क्लास में, तो तीवर एक पुत्र की चर्चा मिलती है और कारुबाकी उसकी पत्नी की चर्चा मिलती है। अब एक सुवर्णगिरी का लघु शिलालेख है, उसमें राजुक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। सुवर्णगिरी का जो लघु शिलालेख है उसमें हमें राजुक नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। अब मास्की में जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि 4 जो स्रोत हैं जो अभिलेख में, जिसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है, जिसमें कि गुजरा, मास्की, उद्गोलन और नेतुर सनाती था। तो मास्की में एक चीज़ और मिलता है, अशोक अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। अशोक मास्की अभिलेख में अपने आप को बुद्ध शाक्य कहता है। और दूसरा हमने देखा है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे भबरू बैराट के अभिलेख की बात करें, भबरू बैराट में भी अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भबरू बैराट का लघु शिलालेख में अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहता है। ऐसे देव नाम प्रियदर्शी तो सब में है ही, लेकिन भबरू बैराट जो लघु शिलालेख है उसमें अपने आप को अशोक क्या कहता है, प्रियदर्शी कहता है। उसी तरह से हम देखेंगे येर्रागुड्डी, एक येर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में है। येर्रागुड्डी ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है। इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें एक कारनच नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। कारनच अधिकारी की चर्चा मिलती है जो लेखन कला से संबंधित, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा हुआ है। कारनच नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है जो लेखन कला से संबंधित था। और यहाँ पे ब्रुष्टोफेदन लिपि, जो कि हम हड़प्पा में देखा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे भी ब्रुष्टोफेदन लिपि की आपको ब्रुष्टोफेदन लिपि जैसे यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। लेखन कला शैली कैसी है, ब्रुष्टोफेदन लिपि की, मतलब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं वाला, यहाँ पे मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मतलब यहाँ पे ब्रुष्टोफेदन लिपि चित्रात्मक लिपि का यहाँ पे साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। तो ये कारनच नाम का अधिकारी यहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, येर्रागुड्डी जो आंध्रा में है। अब स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें बृहत जो स्तंभ लेख हैं उसकी कुल जो संख्या है वो 7 है, मतलब 7 अभिलेख हैं और 6 जगह से मिले हैं। 7 क्या हैं, अभिलेख हैं। सात अभिलेख, ये क्या है, स्तंभ लेख की बात कर रहा हूं मैं, और 6 जगह से मिले हैं। ठीक है, 6 जगह से मिले हुए हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस बनता है कि इसी में अब जो स्तंभ लेख हैं उसमें अशोक क्या करता है, तो प्रथम, अब इसमें जो 7 अभिलेख खुदे हुए हैं उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें प्रथम जो इसका स्तंभ लेख है उसमें अशोक ये घोषणा करता है कि ये मेरा सिद्धांत है कि ये मैं धर्म के मार्ग पे चलूँ, धर्म के द्वारा मैं किसी भी धार्मिक सहिष्णुता का पालन करूँ, और इसी में जो है प्रशासन का संचालन अच्छे ढंग से किया जाए। और इसमें ये भी कहा गया कि
का संतोष ही मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब ये मेरा ध्येय जो है लोगों का संतोष है। और प्रशासन जो है वो मतलब प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रथम इसके स्तंभ लेख में दी गई हैं। उसके बाद में द्वितीय और तृतीय जो मतलब हम देखते हैं स्तंभ लेख, तो द्वितीय और तृतीय दोनों में कहता है कि धर्म क्या है। अशोक स्वयं से पूछता है कि किंचु धर्म, मतलब धर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन चूँकि पूछा हुआ है, धर्म क्या है, ये द्वितीय और तृतीय स्तंभ लेख में इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। चौथा जो स्तंभ लेख है, ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है कि चौथा जो स्तंभ लेख है इसी में राजुक नामक अधिकारी की चर्चा पहले तो मिलती है, राजुक की चर्चा मिलती है। और इसमें राजुक को यह अधिकार दिया जाता है कि राजुक मतलब साम्राज्य के अन्य जो मतलब उसके प्रांत है उसमें ये जाएं और वहाँ पे प्रशासनिक कार्यभार देखें। और इनको ये अधिकार दिया जाता है कि जो प्रशासनिक जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं तो उसमें आप कोई भेदभाव न करें। जो मृत्युदंड, जिसको भी मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है, मृत्युदंड की सज़ा जिसको भी दी, ये हम देखेंगे आगे आने वाले समय में कि जो कर की चोरी करते थे उनको मृत्युदंड की मतलब सज़ा दी जाती थी। तो जो मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी उसके लिए 3 दिन की मोहलत देने की बात इसमें की गई है। तो मृत्युदंड की चर्चा ये कब है, ये चौथे में ही है और इसमें 3 दिन की मोहलत, 3 दिन की मोहलत दी जाती है। मतलब आप जो है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए या मतलब उसके मतलब अगर आप बेगुनाह है तो आप साबित कर सकते हैं। 3 दिन की मोहलत दी जाती है। किस में है, चतुर्थ स्तंभ लेख में। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखिए चतुर्थ की बात कर रहे हैं और उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब एक महास्थान और सहगौरा अभिलेख है। तो महास्थान और सहगौरा अभिलेख ये हमेशा पूछा जाता है। सहगौरा, ये दोनों का संबंध जो है ये अशोक से नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य से इस दोनों का संबंध है। महास्थान कहाँ है, ये बंगाल में है और ये गोरखपुर में सहगौरा है। अब यहाँ पे अकाल पड़ते थे इसकी चर्चा मिलती है, जो हमने देखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे श्रवण बेलगोला जब 12 साल का अकाल पड़ा था। तो अकाल की चर्चा हमें यहाँ पे मिलती है। ये कहाँ, महास्थान में मिलती है। और गोरखपुर का जो सहगौरा अभिलेख है इसमें क्या है, ये मतलब ये ऐसा अभिलेख है जो प्रथम अभिलेख है जो ताम्र पत्र पर ये खुदा हुआ है। सहगौरा अभिलेख ताम्र पत्र पर खुदा हुआ यह अभिलेख है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं। महास्थान में अकाल की जानकारी मिलती है और ताम्र पत्र पे कौन खुदा है, तो सहगौरा खुदा है। ठीक है दोस्तों, अब और भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको किसी अन्य जगह से जहाँ से या घटना चक्र वगैरह से आप क्वेश्चंस बना लेंगे। लेकिन जो मुख्य क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इससे पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे मतलब गुहा लेख हैं नागार्जुन पहाड़ वगैरह से आजीव को दान में देने होने की, तो वो चीज़ें आप देख लेंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप इसमें अभिलेख से संबंधित क्वेश्चंस बना लेंगे तो वो जो है मतलब पूरे तरीके से आप इसके बारे में जान पाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी फिर बन पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अभिलेखों की रही और नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो मौर्य साम्राज्य की लास्ट क्लास रहेगी और उसमें हम अशोक के प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक धार्मिक चीज़ों को देखेंगे। कला से भी एक क्लास और होगी जिसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी और मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।